तो थामा मूवी जैसी भी हो, एक मामले में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती और वो है वर्ल्ड बिल्डिंग। फिर चाहे वैम्पायर्स को इंट्रोड्यूस करना हो, उनको दूसरे कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करना हो और ये दिखाना हो कि अभी तक इस पूरे यूनिवर्स में ये ऑलरेडी रहते आ रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और आगे जाकर कहां पर क्या क्या कनेक्शंस होंगे, एक एक करके सब चीजों पे बात करेंगे। पूरी तरह से इसकी एंडिंग और उसके आगे वाली चीजों को खोल के रखने वाला हूं, तो थोड़ा स्पॉयलर्स वगैरह देख लेना अगर पिक्चर नहीं देखी हो तो सबसे पहले ना, ये मूवी वैम्पायर्स को अपने यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन ये टेक्निकली वैम्पायर्स नहीं है, इनको बेताल कहा जाता है। और ये मूवी पूरी तरह से इनका ओरिजिन जो ट्रेडिशनल वैम्पायर लोर है उससे बदल के रख देती है। हमें ये बताया गया है कि बेताल जो है उनको काली माँ ने क्रिएट किया था रक्त बीज नाम के राक्षस को हराने के लिए, क्योंकि जब जब वो उसको काटती थी तो उसके खून की बूंद जमीन पे गिरती थी और जितनी भी बूंदें गिरती थी उनसे नए रक्त बीज बनते जाते थे। तो ऐसे में काली माँ ने बेताल क्रिएट करे जो कि खून पीते हैं, एंड तब जाकर रक्त बीज का खात्मा हुआ और उस समय से लेकर आज तक बेताल इस दुनिया में एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। बस उनके कुछ रूल्स है जिनको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो 1947 के पहले तक ये उन लोगों का खून पीते थे, मतलब उन इंसानों का जो एक नंबर के हरामी है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सिकंदर आया तो उसका और उसकी पूरी आर्मी का खून पी के उसको खत्म कर दिया। एंड मोस्ट लाइकली इन्होंने और भी बहुत सारे इविल लोगों का खून वगैरह पिया होगा 1947 तक, क्योंकि तब ये इंसानों की बहुत ही बुरी और वायलेंट एक्टिविटीज को देखते हैं एंड दे रियलाइज कि इंसान जो है उनके खून में ही जहर है। आई मीन ये काइंड ऑफ मेटाफर है कि इंसान जो है वो टॉक्सिक होते हैं और वो होता है ना कि इंसान एक दूसरे के साथ हमेशा जंग करते आ रहे हैं, लड़ाई करते आ रहे हैं, तो इसी वजह से वो इंसानों का खून पीना बंद कर देते हैं। वो अपने आप को अपने जंगल तक लिमिट करके रखते हैं और कोई भी उसकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता। वहां पर जितने भी जानवर वगैरह है उन्हीं का खून पी करके अपनी जिंदगी को बिता रहे। फिर दूसरी चीज जो ट्रेडिशनल वैम्पायरों से बहुत अलग दिखाई गई है वो ये है कि इनकी सनलाइट में स्किन को कुछ भी नहीं होता। हाँ, इनिशियली जब कोई वैम्पायर बनता है तो हमको ये समझ में आता है कि उसको सनलाइट से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो इरिटेट होता है, परेशान होता है, लेकिन कहीं पे भी सनलाइट की वजह से उसकी स्किन जलती नहीं है। फिर किसी से झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलेंगे तो इनके दांत निकल आते हैं और सबको पता चल जाता है कि एक्चुअली में वैम्पायर है। एंड इनका लीडर थामा कहलाता है, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नवाजुद्दीन का कैरेक्टर था, जिसका नाम यक्षासन था एक्चुअल नाम। और ये लोग इसको थामा इसलिए मानते थे क्योंकि सबसे पहले ये सबसे ओल्डेस्ट था, इसने बहुत सारे यहाँ पर जो बेताल मौजूद है उनको ट्रांसफॉर्म किया है ह्यूमन से, तो इसी वजह से ये काफी पावरफुल भी है। बट एक्चुअल लोर का पार्ट हमको मूवी के बीच में कभी बताया जाता है कि थामा वो नहीं है। थामा वो कहलाएगा जिसके दिल में हार्ट बीट होगी, मतलब जिसका दिल धड़कता होगा, जो प्रैक्टिकली बेताल्स के केस में इम्पॉसिबल सही था, बिकॉज जब वो किसी को भी बेताल बना रहे हैं तो वो इंसान मर चुका है, उसके बाद वो उसका खून पी करके उसको रिवाइव करते हैं और वो एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता, बिकॉज द ह्यूमन बीइंग हैज डाइड ऑलरेडी। अब देखो, अगर मैं तुमको ड्रैकुला और वैम्पायर्स का रेफरेंस जो अलग अलग टाइप की लोर्स है वहां से देने की कोशिश करूं, तो मोर और लेस ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको स्टैंडर्ड वैम्पायर रूल्स कहा जाता है। जैसे सबसे पहले तो वो धूप में नहीं निकल सकते, उनका जो किंग है वो ड्रैकुला कहलाता है। ड्रैकुला को लेकर भी बहुत सारे अलग अलग इटरेशंस है। कोई कहता है कि वो एक फॉलन एंजल था, कोई कहता है कि उसने डेविल के साथ डील करी, मतलब वो एक ऐसा राजा था जो अपने किंगडम को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, एंड दैट इज व्हाई उसने डेविल के साथ एक डील करी जिसने उसको एक ब्लड सकिंग वैम्पायर या एक ब्लड सकिंग मॉन्स्टर बना दिया। उसने अपने राज्य को तो बचा लिया, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी, जिस वजह से वो ड्रैकुला में ट्रांसफॉर्म हुआ। और इनकी कुछ स्टैंडर्ड वीकनेसेस भी होती हैं, जैसे गार्लिक, मतलब लहसुन से इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। जहां पर भी गार्लिक को टांगा जाएगा या जहां भी उसकी स्मेल होती है तो उसके आसपास नहीं भटक सकते हैं। फिर इसके बाद इनको मारने का एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीका है कि दिल में एक स्टेक, मतलब एक लंबा सा खूंटा सा घुसेड़ दिया जाए एंड दे विल डाई। और तीसरा तो मतलब बहुत ही ऑब्वियस है कि धूप में ले आओ तो जादू को जैसे शक्तियां मिलती है इसकी सारी खत्म, वो ऐसी सनटैन मिलेगी कभी बची नहीं पाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो ठीक है, अगर वैम्पायर्स हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं, बेताल हैं, तो क्या उस जंगल के बाहर नहीं निकलते कभी? और अगर कोई गलती से निकल के पहुंच भी गया तो फिर क्या होगा? तो देखो, इस चीज को भी ना मूवी में बहुत सटल तरीके से दिखाया गया है। वो जो इंस्पेक्टर पीके का कैरेक्टर है ना, वो खुद भी एक वैम्पायर है और वो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे ह्यूमंस और बेतालों के बीच के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। मतलब अगर कोई गलती से निकल के आ भी चुका है तो वो उसको अपने अंडर में रखेगा और फिर कहीं से भी गलती से उनके बारे में किसी इंसान को पता नहीं चलेगा। ऐसी बात नहीं है कि ताड़का और आलोक पहले वैम्पायर्स है जो दिल्ली में घूम रहे हैं, नहीं, एक पूरा क्लब दिखाया गया अंडरग्राउंड हमको जहां पर वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं। और वो जो नोरा फतेही की कैरेक्टर थी ना स्त्री 1 में, वो भी इधर वही है। ऑल्दो आई डू कॉल इट लेजी राइटिंग, क्योंकि इनको एक आइटम सॉन्ग दिखाना था जिसमें नोरा फतेही को वापस लेके आ रहे थे, तो वो कर दिया इन्होंने कनेक्शन एस्टैब्लिश। लेकिन ना यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। अगर तुम नोटिस करते हो ना, तो इस क्लब की दीवार पे इन लोगों ने यक्षासन की एक पूरी पोर्ट्रेट और इमेज वगैरह पेंट कर रखी है।
विच मेक्स मी बिलीव कि ये जितने भी लोग हैं ये यक्षासन के फॉलोअर्स हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि वहां मंदिर में भी बहुत सारे लोग यक्षासन को फॉलो करते थे, उनको लगता था कि वही उसका थामा है। तो यहाँ पर भी इस क्लब में ये जितने भी लोग हैं ये यक्षासन को ही फॉलो करते हैं, एंड दिस इज वाई वो लोग ताड़का और आलोक को अलग अलग भी कर देते हैं। इनफैक्ट इनकी सीक्रेसी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि जो हैंड ऑफ गॉड है, हु नोज अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग सुपरनैचुरल, उनको तक ये बात नहीं पता कि यहाँ पर एक्चुअली में बेताल एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ मिथ है वो। एंड आई वुड हैव लाइक्ड इट अ बिट मोर अगर ये लोग इस बात को भी एक्सप्लेन करते कि ये शहर में रहने वाले बेताल जो हैं, इनका हायरार्कल सिस्टम क्या है, कौन इनको लीड कर रहा है और कैसे सब कुछ हो रहा है। बट ठीक है, आई होप ये आगे जाकर चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर हम लोग अपनी एंडिंग वाले पार्ट पे आगे बढ़े तो कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से लेके चलते हैं चीजों को। सबसे पहले हम लोग आलोक आयुष्मान के कैरेक्टर पे आते हैं। आलोक का जो कैरेक्टर है उसको शक्तियां मिलती हैं, वो अपनी पावर्स को डिस्कवर करने के बाद आखिर में जब ताड़का को बचाने के लिए जाता है, तब वहां पर जो हमको बीच में हमारे ऊपर एक्सपोजिशन किया गया था ना कि थामा वो है जिसके पास हार्ट बीट होगी, तो ये बहुत हद तक सबने एक्सपेक्ट कर लिया था कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो एक ही मूवी में दूसरी बार मरने के बाद रश्मिका जो है वो चिल्लाती है जोर से, जिसकी स्क्रीम्स की शॉकवेव की वजह से वहां पर जो मणि थी वो शैटर होती है और उसी में से कोई शक्ति निकलती है जो आयुष्मान को बना देती है थामा। ये और कुछ नहीं, बेसिकली जस्ट अ वैम्पायर अपग्रेड है। मतलब अगर तुम नोटिस करोगे तो उसके हाथ में क्लियरली वेन्स पॉप आउट हो रही है जो बताती हैं कि ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है। मतलब अब दिल धड़क रहा है तो उसको दिखाने का भी कोई तरीका चाहिए, तो वेन्स दिखा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा एविडेंट है। आई थिंक यहाँ पर आयुष्मान ने बॉडी सूट वगैरह पहना होगा, बट या इससे वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि यक्षासन को सिर्फ हरा नहीं देता, उसको ऑलमोस्ट जान से मारने वाला होता है उसका खुद का खून पीकर। अब इस चीज पे भी इन लोगों ने बहुत लाइट नहीं शेड करी, लेकिन बहुत सारी लोर्स में ऐसा माना जाता है कि अगर एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर का खून पी ले तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। मतलब वो उस दूसरे वैम्पायर की पावर्स को भी इनहेरिट कर लेता है। ऑल्दो ये काम यक्षासन करता है अपने खुद के सबऑर्डिनेट का, जब वो खून पीता है तो उसके पीछे एक ऑरा सा क्रिएट होने लगता है, बट इस चीज को बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। और अगर तुम नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे इन लोगों ने ब्लड लस्ट टाइप की चीज को भी कुछ कुछ बताया हुआ है। बेसिकली ब्लड लस्ट ऐसी होती है कि जब वैम्पायर को खून की प्यास लगती है तो वो इतना ज्यादा भूखा हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता कि किसको मारना है किसको नहीं मारना, उसे बस किसी भी कीमत पे खून पीना होता है। तो यहाँ पर हम आयुष्मान के कैरेक्टर को उसी जोन में जाता हुआ भी देखते हैं जब वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो ये वो प्यार की ताकत उसको बचा के ले आती है, बट ही वेंट देयर फॉर अ वाइल। फिर इसके बाद हम लोग यक्षासन के कैरेक्टर पे आते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अंडर यूटिलाइज था। मतलब एक क्लाउन टाइप का बस क्रिएट करके रख दिया और कुछ भी नहीं। आई फील कि थोड़ा और मेनेसिंग हो सकता था, जो वो एंड में होने भी लगता है, बट इट वॉज टू शॉर्ट लिव्ड। खैर, तो इसके पीछे की कहानी बहुत सिंपल है। ये नायक था, इसी ने बहुत सारे बेताल क्रिएट करे, अपनी खुद की आर्मी बनाना चाहता था, जिस वजह से इसको कई सालों तक कैद करके रख दिया। लेकिन ताड़का जब आलोक को वैम्पायर बनाती है तो ही गेट्स रिलीज्ड। लेकिन आलोक जब अपग्रेड 2.0 लेके आता है तो यक्षासन उससे हार जाता है और उसको ये लोग फिर से एक बार कैद कर देते हैं। लेकिन आखिरी में हमको दिखाया जाता है सरकटा, विच एक्चुअली काइंड ऑफ सरप्राइज्ड मी, क्योंकि स्त्री 2 में हमने उसको क्वाइट लिटरली टुकड़े टुकड़ों में कट के और लावा में जलते हुए देखा। दिस इज लाइक टर्मिनेटर 2 लेवल एंडिंग, यू नेवर कम बैक फ्रॉम इट। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें हैं, तो अगर तुम नोटिस करने की कोशिश करोगे, सरकटा जो है ही हैज अ न्यू बॉडी नाउ। मतलब जो वो लावा में जला था ना, तो उसी लावा से बना हुआ शरीर है अब उसके पास। और मुझे ये चीज बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई कि स्त्री ने जब उसके सिर को 2 टुकड़ों में काट दिया था तो अब वो पूरा कंप्लीट कैसे हो चुका है। तो जो पॉसिबिलिटी मुझे लगती है वो मैं तुमको बता देता हूं। अगर स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन को याद करोगे तो उसमें जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर था ना, वो सरकटे की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वही सेम कैरेक्टर अक्षय कुमार का सरकटे को रिवाइव करके उसको अपने थ्रू कंट्रोल कर रहा हो। मतलब अब अक्षय कुमार का कैरेक्टर इतना पावरफुल हो चुका है कि ना केवल वो सरकटे को जिंदा कर रहा है बल्कि उसको कंट्रोल भी कर सकता है। और इसी वजह से उसने भेजा हुआ कि जाकर के बेताल को लेके आओ, और ऐसा छोटा मोटा नहीं, यक्षासन को। एंड अगर इसके पीछे के रीजन की बात करें तो बहुत सिंपल है। अक्षय कुमार का कैरेक्टर हम लोगों ने स्त्री 2 में भी देखा कि जैसे तैसे करके बस पावर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहा था, जो वो सरकटे की शक्तियों के साथ में भी करता है। और हम लोगों को ये भी समझ में आ गया, मतलब इसी मूवी में बताया गया है कि बेताल के खून में काफी शक्ति है। तो हो सकता है कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर को बेताल का खून चाहिए, और अगर वो यक्षासन का खून पी लेगा तो मे बी ही गेट्स इवन स्ट्रॉन्गर। या फिर ये भी हो सकता है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर लीडर है और सरकटा, बेताल, इसके अलावा जो हम शक्तिशालिनी में रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर देखेंगे, या फिर जो आने वाली मूवी के कैरेक्टर्स हैं, जैसे स्त्री 3 में कोई विलन दिखाया जाएगा या भेड़िया 2 में कोई विलन दिखाया जाएगा, जिसपे मैं आगे बात करूंगा। तो इन सब की खुद की आर्मी बना रहा है जिसका सामना हमारे ये हीरोज करेंगे। एंड ये चीज मूवी में भी बताइए कि यक्षासन कितना शक्तिशाली है। अगर वो चाहे तो अपनी खुद की बेतालों की आर्मी बना सकता है।
मीन्स ही इज क्वाइट लिटरली द मॉडर्न रक्तबीज नाउ। लेकिन इसके बाद हम लोग आते हैं मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे, जो कि है भेड़िया वर्सेस बेताल, मतलब वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर। दे क्वाइट लिटरली डिड इट। हम लोगों ने इस बारे में बात करी थी और मुझे ना उस चीज से ज्यादा खुशी इस बारे में हुई कि इन लोगों ने भेड़िया के डिजाइन को अपडेट कर दिया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये VFX और CGI के लेवल पे बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था, लेकिन नहीं, आई फील वी आर गेटिंग देयर। जो डिजाइन हम लोगों ने देखा, मुझे डिजाइन काफी पसंद आया। दिस इज लाइक लोर एक्यूरेट वेयरवुल्फ। हम लोग जितने भी इटरेशंस देखते आए हैं उसमें वेयरवुल्फ ऐसे ही दिखते हैं एंड ही लुक्स क्वाइट बैडएस भाई। तो हमको ये दिखाया गया कि भास्की जो है वो सरकटे की पिलाई के बाद से अब अपने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव ही नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से उसे बेताल के खून की जरूरत थी, विच इज सेड टू हैव A lot of power। अब भास्की जब आलोक का खून पीता है तो उसका एक प्रॉपर वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर होता है जिसमें वो 2 पैरों पे खड़ा हो सकता है। बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और देखो, ये जितनी भी वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ वाली कहानियां हैं, लोर्स हैं, इसमें ना बहुत सारे, मतलब हर कोई अपने हिसाब से क्रिएटिव लिबर्टी लेता है। जैसे बहुत सारी जगह पे ये बताया गया है कि अगर एक वेयरवुल्फ वैम्पायर का खून पी लेगा तो वो हाइब्रिड बन जाएगा। कई जगह पे ये बताया गया कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिव लिबर्टी ली है, विच आई एम कंप्लीटली फाइन विद। ये एक बहुत ही ऐसा होता है ना कि सीमलेस कनेक्शन बना देता है भेड़िया और बेताल के बीच में। मतलब वो है ना कि इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि हमको एंड में बताया जाता है कि अगर थामा को, मतलब आलोक के कैरेक्टर को और ज्यादा शक्तिशाली होना है तो उसे भेड़िया का खून पीना पड़ेगा। ये बेसिकली एक इनफाइनाइट ग्लिच है कि दोनों एक दूसरे से लड़ते जाएं, एक दूसरे का खून पीते जाएं और शक्तिशाली होने लगे तो कोई टीयर सिस्टम होगा, मतलब कहीं पे कैपिंग होगी। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि आलोक भी अब भेड़िया के लेवल पे आ चुका है, इफ नॉट मोर। लेकिन एक की एलिमेंट और भी बताया गया कि भेड़िया ने जिस बेताल का खून पिया है उसे पूरी तरह से मारना होगा। जब तक वो नहीं मारेगा तब तक उसकी ट्रेल पे उसको हंट करने की कोशिश करता रहेगा। और हम इस मूवी के एंड में वो देखते भी हैं जब भास्की का भेड़िया जो है वो उस मंदिर के आसपास पहुंच चुका है जहां पर आलोक ऑलरेडी है। लेकिन इस बार आलोक भास्की का वेट कर रहा है क्योंकि उसे भेड़िया का खून पीना है और शक्तिशाली होने के लिए, ताकि वो यक्षासन और उसकी पूरी आर्मी का सामना कर पाए। तो अब देखो, यहां से इन लोगों ने भेड़िया 2 बहुत ही क्लियरली सेटअप कर दिया, जो 2027 में हमको देखने को मिलेगी। मैंने फ्लिक द न्यूज में पहले भी बात करी है कि वरुण धवन ने नो एंट्री 2 कैंसिल कर दी क्योंकि उनको भेड़िया 2 शूट करनी है अगले साल। तो दैट इज प्रिटी मच कंफर्म्ड। अब इसको डायरेक्ट कौन करेगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि अमर कौशिक महाअवतार बना रहे हैं। लेकिन हाँ, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। ये लोग एक बार फिर से वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ की वो जो हंट वाली चीज है उसको पुश करने वाले हैं, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स के पास अब एक मोटिव है एक दूसरे को हंट करने का, एक दूसरे से लड़ने का। पहले तो आलोक बस उससे बचने की कोशिश कर रहा था, बट नाउ ही वांट्स टू किल या ही वांट्स टू ड्रिंक द ब्लड ऑफ भेड़िया, क्योंकि अब दोनों के ही पास कोई ना कोई मोटिव है एक दूसरे को हंट करने का। लेकिन ये लोग भेड़िया 2 के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज भी कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि होगी भी, कि भेड़िया का एक प्रॉपर वेयरवुल्फ विलन सेटअप किया जाए। मतलब हम लोगों ने बेतालों की वर्ल्ड बिल्डिंग तो देख ली है, लेकिन अब भेड़िए के साथ भी ये चीज होनी चाहिए कि इनका भी एक पूरा सिस्टम है, एक ट्राइब है जिसका एक प्रॉपर लीडर होगा। भास्की और उसके आपस में फाइट भी दिखाई जा सकती है। हो सकता है कि उसमें ये बेताल जो हमारा आलोक है वो उसकी मदद करे, और फिर वो जो भेड़िया 2 का विलन होगा ना, वो जाकर के अक्षय कुमार की आर्मी को ज्वाइन कर ले। प्लस एक चीज और भी इंटरेस्टिंग थी जो मैंने नोटिस करी, वो ये थी कि अब भास्की जो है वो अपने बड़े लेवल पे भी, मतलब जो अपग्रेडेड वेयरवुल्फ फॉर्म है उसमें भी विल पे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जनरली ऐसा दिखाया जाता है कि भले एक वेयरवुल्फ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले विल पे, अपने आप को विल पे कंट्रोल कर ले, लेकिन एक फुल मून नाइट पे ना उसका सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। मतलब वही भेड़िया की लोर का सबसे डरावना पार्ट है कि वो अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, सबको, किसी को भी कभी भी मार सकता है। और इसी वजह से जो भी वेयरवुल्फ होता है ना, वो बहुत आइसोलेटेड लाइफ जीता है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि वो इन अ वे शायद अपने ट्रांसफॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर रहा था। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब उसने शीशे में अपने आप को देखा तो उसके अंदर का भास्की जाग गया। बट आई थिंक वी विल फाइंड अबाउट दिस मोर व्हेन भेड़िया 2 कम्स आउट। फिर इसके अलावा इन लोगों ने शक्तिशालिनी का अनाउंसमेंट भी पटक दिया। ये मूवी अगले साल दिसंबर में रिलीज होगी डूम्सडे के साथ। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल डूम्सडे के साथ ही रिलीज होने वाली है। हमें इसके बारे में भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता, बस इतना पता है कि कहानी जो है वो शिव पार्वती या पार्वती जी का वो जो शक्ति माँ वाला रूप होता है उससे रिलेटेड होने वाली है। बट अगले साल MHCU की सिर्फ एक मूवी रिलीज होगी और वो ये शक्तिशालिनी है। उसके बाद 2027 में आएगी भेड़िया 2 और स्त्री 3, मतलब 2 बड़ी मूवीज एक साथ। और उसके बाद ये लोग महामुंजिया और फिर वो जो बड़ा महायुद्ध, पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध होने वाला है, उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। जो मुझे फील हो रहा है, स्पेशली थामा देखने के बाद समझ में आ रहा है कि ये हर एक मूवी के साथ में और भी ज्यादा एस्टैब्लिश करेंगे। मतलब धीरे धीरे करके ना उसको एस्केलेट करते जाएंगे। जैसे अभी हमको थोड़ा बहुत सरकटा दिखा दिया, फिर इसके बाद अगली मूवी जो शक्तिशालिनी होगी
उसमें भी इस पूरी चीज को सेटअप किया जाएगा, विच आई टोटली लाइक, क्योंकि अगर आपके यूनिवर्स को कोई स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है ना, तो उसका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। जब लोगों ने मूवी में भेड़िया को देखा, तो भले भेड़िया मूवी बहुत कम लोगों ने देखी हो, लेकिन उसके कैमियोस को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, विच विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट व्हेन भेड़िया 2 कम्स आउट। मतलब एक एक्साइटमेंट ऑलरेडी बन चुका है, देखते हैं अब क्या होता है। मैं जो भी मुझे लगा मैंने तुमको बता दिया, बट आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब।